नमस्कार। YouTube के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के प्राचीनतम संविधान और विश्व के संविधानों की जननी कहे जाने वाले ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान विश्व का प्राचीनतम संविधान है और इसका निर्माण किसी एक निश्चित स्थान पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये क्रमिक विकास का परिणाम है, अर्थात इसका धीरे धीरे विकास हुआ। इसके विकास के विभिन्न तत्व हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इसके निर्माण में किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोतों और ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं ब्रिटिश संविधान के स्रोतों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है और ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है। विभिन्न प्रकार के तत्वों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक समझौते, संवैधानिक कानून, न्यायिक व्याख्याएं, सामान्य कानून और संवैधानिक परंपराओं ने ब्रिटिश संविधान को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। सबसे पहले हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के संवैधानिक समझौते। राजा की शक्ति और जनता के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के संवैधानिक समझौते हुए। इसमें 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, 1628 ईस्वी का पिटीशन ऑफ राइट्स, 1689 ईस्वी का बिल ऑफ राइट्स, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो संवैधानिक समझौते थे, इन्होंने ब्रिटिश संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 2, दूसरा स्रोत अगर देखा जाए तो संवैधानिक कानून, अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो कानून थे, जिसमें 1689 ईस्वी का हैबियस कॉर्पस एक्ट, 1832, 1864, 1867 ईस्वी के रिफॉर्म एक्ट, 1911 ईस्वी का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1918 ईस्वी का पार्लियामेंट एक्ट, ये विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक कानून थे, ये भी ब्रिटिश संविधान के स्रोतों में से एक स्रोत है। इसके बाद देखते हैं कुछ न्यायिक व्याख्याएं और कानूनी टीकाएं। जो संवैधानिक कानून बने, इस पर न्यायाधीशों के द्वारा जो व्याख्या की गई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके अलावा जो विभिन्न टीकाएं थी उसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को समय समय पर प्रदर्शित किया गया और ये संविधान के एक अंग बने। ब्लैकस्टोन, काक और डायसी, इनकी टीकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। डायसी ने अपने प्रमुख ग्रंथ में रूल ऑफ लॉ और कन्वेंशन का विशद शास्त्रीय विवेचन किया। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य कानून। इसमें समस्त रीति रिवाज और प्रथाएं सम्मिलित हैं। संसद के द्वारा निर्मित न होने के बाद भी ये बहुत महत्वपूर्ण थी और ब्रिटिश संविधान के कुछ सिद्धांत इन सामान्य कानूनों पर आधारित हैं। इसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक परंपराएं। परंपराएं संविधान का एक प्रमुख अंग है ब्रिटिश संविधान में, और ये परंपराएं जो थी, इनके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे ये इतनी महत्वपूर्ण थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भी संवैधानिक परंपराएं थी, इनके पीछे की शक्तियां कौन सी हैं और ब्रिटिश संविधान में चाहे वो मंत्रिपरिषद हो, चाहे वो सम्राट हो या संसद हो, ऐसे कौन से अभिसमय और परंपराएं हैं जो उसमें उल्लिखित की गई हैं। तो आइए संवैधानिक परंपराओं के बारे में एक नजर डालते हैं। देखिए, संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय जो है वो ब्रिटिश संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। ये परंपराएं कानून नहीं है, क्योंकि कानून और परंपराओं का अगर हम अंतर देखें तो उसमें हमको साफ दिखाई पड़ता है कि जो कानून होते हैं वो जनसाधारण को उसका ज्ञान अच्छी तरह होता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर किसी भी कानून को भंग करेंगे तो हमको उसके लिए दंड मिलेगा। इसलिए सभी कानूनों का ज्ञान जनसाधारण को होता है। लेकिन परंपराओं को अगर हम देखें तो जनता को, जनसाधारण को इसका ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं और परंपराएं समय के साथ साथ विकसित होती हैं। कानून निश्चित हैं, स्पष्ट हैं, लेकिन परंपराएं कानूनों की तरह स्पष्ट नहीं। कानून लिखित हैं, परंपराएं अलिखित हैं। कानूनों के पीछे न्यायालय की शक्ति है, वो उसका पालन करवाते हैं, लेकिन परंपराओं के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कानून का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। अगर देखें तो इसके पीछे एक नैतिक शक्ति है, कानूनी शक्ति नहीं है बल्कि नैतिक शक्ति है। तो इस प्रकार से ये जो अंतर है, इसमें हमको लगता है कि कानून और परंपराएं अलग अलग हैं। इनके पीछे न्यायालय की शक्ति है, लिखित है, स्पष्ट है। परंपराओं के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं है और ये अलिखित है, कानून की तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है और इन परंपराओं के आधार पर ब्रिटिश प्रशासन शासन संचालित होता है। ऐसी कौन सी शक्ति है? देखिए, वहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये परंपराएं जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और उन परंपराओं का उल्लंघन करना वहां किसी भी शासक प्रशासक के लिए संभव नहीं है। दूसरा है महाभियोग का भय।
शासन प्रशासन ये जानता है कि अगर जनता के बीच में लोकप्रिय परंपराओं का उल्लंघन हम करेंगे तो हमको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रशासक वर्ग की इच्छा, जो भी प्रशासक होता है वो जानता है कि जो परंपराएं हैं वो जनता में लोकप्रिय हैं, जनता के द्वारा मान्य हैं, इसलिए हम अपने प्रशासन को उन परंपराओं के द्वारा ही सुचारू रूप से चला सकते हैं। कानून के भंग होने का भय, हालांकि कानून और परंपराएं अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इतनी मिश्रित भी हैं कि अगर किसी परंपराओं का उल्लंघन होता है तो कहीं ना कहीं किसी कानून का भी उल्लंघन होता है। ये एक दूसरे से इतनी घनिष्ठ है कि इनका उल्लंघन करने पर कहीं ना कहीं कानून के भंग होने का भी भय रहता है। इन अभिसमयों की परंपराओं की उपयोगिता को प्रोफेसर डायसी जी ने परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि अभिसमय वो सिद्धांत और व्यवहारिक नियम है जो यद्यपि राजा, मंत्रियों और शासन के अन्य पदाधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वास्तव में उनकी गणना कानून के अंतर्गत नहीं की जाती है। इसी प्रकार 1910 में एक्विट ने कानून सभा में कहा था, हमारी वैधानिक पद्धति प्रथाओं, परंपराओं, कानून और अभिसमयों पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनका अपना अलग नैतिक मूल्य है, उनका महत्व है, और ब्रिटिश संविधान जो है उसमें परंपराओं को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, अभिसमय हैं, चाहे वो मंत्री परिषद में हो, चाहे वो सम्राट के स्तर पर हो, या फिर वो पार्लियामेंट के स्तर पर हो, कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिनके आधार पर कार्य किया जा रहा है। आइए देखते हैं। ब्रिटिश संविधान में प्रमुख अभिसमय या प्रमुख परंपराओं को हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मंत्री परिषद संबंधित जो अधिनियम अभिसमय है उनके बारे में देखें तो पहला आप देखिए कि जो भी मंत्री परिषद वहां पर है वो सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी है। ये एक परंपरा वहां की है। दूसरा, कॉमन सभा का विश्वास न रहने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो है अगर संसद में पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार से कुछ ऐसे अभिसमय और परंपराएं हैं जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब इसके बाद देखिए सम्राट से संबंधित अभिसमय, इसमें है कि पार्लियामेंट का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष सम्राट बुलाते हैं। दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक पारित हो गया है पार्लियामेंट में तो सम्राट को उस पर हस्ताक्षर करना होता है। पार्लियामेंट के बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल निर्माण हेतु सम्राट आमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो पार्लियामेंट से संबंधित भी अभिसमय कुछ हैं, जिसमें देखिए कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है वो दलबंदी से ऊपर रहेंगे। ये एक अभिसमय है, परंपरा है। साधारण परिस्थितियों में कॉमन सभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन समान मत पड़ने पर कॉमन सभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की परंपरा है। पार्लियामेंट सम्राट की अनुमति के उपरांत ही किसी वित्तीय विधेयक पर विचार करती, ये भी वहां की परंपरा है। पार्लियामेंट का एक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य और 2 अधिवेशनों के बीच में 1 वर्ष से अधिक अंतर ना होने की परंपरा भी है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख परंपराएं ब्रिटिश संविधान में प्रख्यापित है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं क्या हैं, उन पर एक निगाह डालते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ब्रिटेन का संविधान बहुत प्राचीन संविधान है और इसकी जो विशेषताएं हैं उसको विश्व के बहुत से देशों ने अपनाया। तो अब हम देखेंगे जो ब्रिटिश संविधान है इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए सबसे पहली विशेषता ब्रिटिश संविधान की है कि यह संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। मुनरो ने इसके लिए कहा भी है कि ब्रिटिश संविधान अन्य समस्त संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद सब संसदों की जननी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व के प्राचीनतम संविधानों में ब्रिटेन का संविधान है। दूसरी विशेषता इसकी है विकसित संविधान, अर्थात ये इस संविधान का क्रमिक विकास हुआ है। ये कहीं एक निश्चित लोगों ने एक स्थान पर बैठ करके इस संविधान का निर्माण नहीं किया है, बल्कि ये संयोग और योजनाओं की संतान है और इसकी तुलना जीवित सत्ताधारी के रूप में की जा सकती है। जैसे कोई भी जीवित प्राणी धीरे धीरे विकसित होता है, उस प्रकार से ही ब्रिटेन का संविधान भी क्रमिक विकसित हुआ है। तीसरी विशेषता इसकी है कि परिवर्तनशील संविधान है। परिवर्तनशील संविधान का मतलब यह हुआ कि इसमें सुगमता से परिवर्तन संभव है। कानून निर्माण की जो साधारण प्रक्रिया होती है उसी से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ब्राइस ने कहा है कि इसे बिना तोड़े परिस्थितियों के अनुसार झुककर परिवर्तित किया जा सकता है। चौथी विशेषता इसकी है अलिखित संविधान, जिसमें उन्होंने बात की है कि विकसित संविधान है ये और ये अलिखित संविधान है। पांचवी विशेषता इसकी है एकात्मक संविधान, अर्थात
समस्त सत्ता पर केंद्रीय सरकार का अधिकार है। हालांकि स्थानीय संस्थाएं जैसे काउंटीज वगैरह को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। छठी विशेषता इसकी अगर देखी जाए तो संसदात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मंत्रिमंडल पर संसद का नियंत्रण होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल को समस्त शक्ति प्राप्त होती है। संसद की सर्वोच्चता, चूंकि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, अर्थात संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो सर्वोच्च है। और यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक साधारण कानून जैसे बनता है उसी हिसाब से संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस लिहाज से भी संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है कि संसद जो है वो सर्वोच्च है। डी लोम्ब ने कहा भी है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकता है। विधि का शासन, अर्थात ब्रिटेन में कानून के समक्ष सभी बराबर है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर है। जैसे कहने को तो वहां पर राजतंत्र है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो संसद के पास है। मंत्रिमंडल को समस्त शक्तियां प्राप्त है। मिश्रित संविधान, ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता ये भी है कि वहां पर एक तंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का ही सम्मिश्रण देखा जा सकता है। एक तंत्र के रूप में वहां पर राजा रानी, कुलीन तंत्र के रूप में लॉर्ड सभा और प्रजातंत्र के रूप में कॉमन सभा, तीनों को हम एक साथ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ परंपराओं का महत्व है। ब्रिटेन के संविधान में जो परंपराएं वहां पर हैं उनको बहुत महत्व दिया गया है। नागरिकों को पूरी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और सीमित राजतंत्र है, यानी कि जो राजा है वो भी संविधान के अंतर्गत ही रहकर अपने कार्य कर सकते। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, अर्थात वहां पर जो पार्लियामेंट है, सम्राट है, मंत्रिमंडल है, इन सब के बीच में एक बेहतर संतुलन देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अपने आप में एक दुर्लभ संविधान है और उस संविधान को विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार से उसको अपने देश में लागू किया है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे कि डी टैकनेली का कहना है कि इंग्लैंड में संविधान कोई है ही नहीं। विद्वानों का मानना है कि जिस संविधान को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत न किया जा सके वो संविधान नहीं है। इसके लिए कहा गया है कि वास्तव में जो संविधान है ब्रिटेन का वो चार्टरों, न्यायिक निर्णयों, अधिनियमों और परंपराओं आदि का समूह है और ये सब चीज ब्रिटेन में मान्य है। एक तर्क ये दिया जाता है कि ब्रिटेन का संविधान परिवर्तनशील है। वास्तव में ब्रिटिश जनता की रूढ़िवादिता जो है वही ब्रिटिश संविधान की रक्षा है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र, स्वरूप के रूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है। सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र कैसे है? क्योंकि वहां पर राजा को असीमित अधिकार है, वो दैवीय उत्पत्ति का परिणाम माने जाते हैं और उनकी आज्ञाओं का कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। समस्त सेना जो है उनके नियंत्रण में होती है। स्वरूप अगर देखा जाए तो वहां पर सीमित राजतंत्र है, क्योंकि राजा की शक्तियों को भी आज्ञा पत्रों, अधिनियमों के द्वारा सीमित कर दिया गया है और प्रत्येक कार्य जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो वहां पर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की व्यवस्था है, अर्थात संसद जो है वो सर्व सत्ता संपन्न है और राजा के अधिकार नाम मात्र के हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखा ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में, परंपराओं के बारे में, ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में। आशा है कि ये वीडियो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, साथ साथ विश्व के संविधानों के प्रति रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।